विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रचार विभाग की बैठक के दूसरे सत्र में आप सबका पुनः स्वागत है। इस सत्र में हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में नदीम जी भाई साहब हैं, नवभारत टाइम्स के राज्य संपादक हैं और बहुत जुझारू पत्रकार हैं। मैं भी जब पत्रकारिता में था तो ईर्ष्या करता था इनसे, खबरें इनके पास अच्छी अच्छी आ जाती हैं और हम लोग उन खबरों के पीछे टपटियाते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो आदरणीय नदीम जी भाई साहब मंच पे अपना आसन ग्रहण करें। नरेंद्र सिंह जी भाई साहब मंच पे आएँ, अपना आसन ग्रहण करें। सौरभ मिश्रा जी भाई साहब मंच पे आएँ, अपना आसन ग्रहण करें। दिनेश जी भाई साहब मंच पे आएँ, अपना आसन ग्रहण करें। डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी अवध प्रांत के प्रचार प्रमुख, आप आएँ और नदीम जी भाई साहब का अंग वस्त्र दे के स्वागत करें। क्योंकि सत्र 1 घंटे का है, सीमित समय है हम लोगों के पास, तो अन्य औपचारिकताओं में जाने के बजाय मैं सीधे नदीम भाई साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो आवें। इस सत्र का विषय है तकनीकी माध्यम का उपयोग समाचार में। नदीम जी भाई साहब जितने लोग यहाँ इस कक्ष में हैं ये सभी वरिष्ठ प्राचार्य हैं, हमारे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के 49 जिलों के अपने दायित्वधारी हैं। कोई इसमें अपने प्रांत का संघ की जो संरचना है उसमें उसके अनुसार उत्तर प्रदेश 2 भागों में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश भाग जो है जो संघ की संरचना वही विद्या भारती की संरचना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के 49 ज़िले हैं, 4 प्रांत हैं, अवध, गोरक्ष, कानपुर और काशी। तो इन चारों प्रांतों से आए ये प्रचार प्रमुख, सोशल मीडिया प्रमुख और संवाददाता, ये जो हमारी गतिविधियां होती हैं, जो हम सकारात्मक गतिविधियां करते हैं, उन सब के विषय में समाचारों के माध्यम से ये अखबारों के बीच, पब्लिक के बीच, सोशल मीडिया पे, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ये अपने अपने जगह की खबरों को ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आपसे अपेक्षा है कि आप मार्गदर्शन करें और इनको बताएं कि किस तरह से ये चीज़ों को आगे ले आ सकते हैं। नदीम भाई साहब। नमस्कार। मंचासीन आदरणीय दिनेश जी, नरेंद्र सिंह जी, सौरभ मिश्रा जी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने अपने बीच में हमें बुलाया और संवाद का मौका दिया। भाई भास्कर दुबे का मैं 2 वजहों से विशेष आभार व्यक्त करता हूं। एक वजह तो ये कि एक लंबे समय अंतराल के बाद भी उन्होंने हमें याद रखा, याद बनाए रखी, और जब हम दिल्ली से लखनऊ अपनी नए पद पर आए तो सबसे पहला फ़ोन जो आया था भाई भास्कर दुबे का ही था। तो एक तो उनके लिए इसलिए आभार कि उन्होंने रिश्तों को ज़िंदा रखा, रिश्तों को बनाए रखा, और दूसरा आभार ये कि उन्होंने आपके बीच में हमें बुलाया, बोलने का मौका दिया। एक पत्रकार के रूप में एक पत्रकार की सबसे बड़ी पूंजी यही होती है कि उसका दायरा कितना बड़ा है, क्योंकि जिस एक पत्रकार का दायरा जितना बड़ा होगा उसकी कामयाबी का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो उतना ही बड़ा होगा। आपके बीच में हम आए हैं, बहुत सारे लोगों से हमारे बातचीत होगी, बहुत सारे लोगों से हमारा फ़ोन का आदान प्रदान होगा, और ना जाने कौन कब हमारे लिए एक मददगार साबित हो जाए, कोई बड़ी खबर हमारे बीच हम तक पहुंचाने का ज़रिया बन जाए। इसके लिए उनका विशेष आभार कि हमको उन्होंने ये मौका दिया।
मैं थोड़ा सा अपना भी परिचय दे दूं। मैं इसी लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक और परस्नातक की डिग्री हासिल की। मैं रहने वाला तो यूँ तो बाराबंकी ज़िले का हूँ। मैंने पत्रकारिता की शुरुआत भी दैनिक जागरण अखबार से की और बहुत लंबा वक्त दैनिक जागरण को दिया। 1994 में हमने जागरण को ज्वाइन किया था और बहुत निचले स्तर पे ज्वाइन किया था। संवाद सूत्र वहाँ सबसे निचला स्तर हुआ करता था और वहाँ से जो मेरा सफ़र शुरू हुआ वो 2013 तक दैनिक जागरण के अलग अलग पदों पर होता गुजरता रहा। स्थानीय संवाददाता, मुख्य संवाददाता, राज्य ब्यूरो में डिप्टी ब्यूरो चीफ और स्टेट कोऑर्डिनेटर। 2013 में लखनऊ में नवभारत टाइम्स अखबार ने अपनी रीलॉन्चिंग किया और उसने हमको लखनऊ में मौका दिया और 2015 में जब देश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ तो उसने हमें एक नई भूमिका के साथ नेशनल पॉलिटिकल एडिटर के रूप में दिल्ली बुलाया और जहां 2022 तक हमने काम किया। 30 तारीख को हम एक नई भूमिका के साथ में लखनऊ में हैं, स्थानीय संपादक नवभारत टाइम्स के रूप में। जब हमने पत्रकारिता शुरू करी थी 1994 से लेकर 2022 के बीच में बहुत सारा बदलाव आ चुका है। नए नए माध्यम हो चुके हैं, सूचना के भी नए माध्यम हो चुके हैं। और एक दौर था जब ये कहा जाता था कि टीवी आ गया है और अब अखबारों की शायद भूमिका समाप्त हो जाए, लेकिन अखबार बंदे रहे। उसके बाद अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है और लोग ये कह रहे हैं कि अखबारों में जो छपता है वो तो सोशल मीडिया पर एक दिन पहले चला जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अखबारों को जिंदा कैसे रखा जाए, संवाददाताओं को अपनी भूमिका को कैसे प्रासंगिक बनाए रखना होगा, ये विषय आजकल मीडिया हाउसेस में बहुत ज़्यादा बहस का विषय है। हम इस पर अपने विचार आपके बीच में ज़रूर रखेंगे अभी, क्योंकि समय चाहे जैसा हो अखबार जीवित रहेंगे, अखबार की प्रासंगिकता बनी रहेगी, लेकिन संवाददाताओं को अपनी भूमिका में बदलाव करना ही होगा। पहली बात मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, जो एक सफल संवाददाता की सबसे बड़ी निशानी होती है, पहचान होती है, वो ये होती है कि आप जिस भी संस्थान से जुड़े हों, ABCD, उसके प्रति आपको समर्पित होना होगा। क्योंकि आप जब उसके लिए समर्पण भाव से काम कर रहे होते हैं तो वो फ़ायदा केवल उस संस्थान को नहीं हो रहा होता है कि उसको अच्छी खबरें आपके ज़रिए मिल रही हैं, उस संस्थान को फ़ायदा हो रहा है। दरअसल वो फ़ायदा आपको हो रहा होता है, क्योंकि उसके ज़रिए आपका व्यक्तित्व उभर रहा होता है, आप अपनी एक नई पहचान बना रहे होते हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि आपको कभी ये नहीं सोचना होगा कि हम जिस संस्थान में हैं बस उसकी नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी को हमें किसी तरह से करना है और हमें पैसा मिल जाए, ठीक है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम जो संस्थान के लिए कर रहे हैं वो हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे हैं, उससे हमारा जो है स्तर है वो ऊपर उठ रहा है। बहुत सारे अब तो एक वो दौर था जब लोगों के पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब तो सब तरह के साधन उपलब्ध हैं। तो मैं एक पत्रकार के रूप में आपको एक जो सलाह देना चाहूँगा वो ये देना चाहूँगा कि जो फ़ायदे हैं, जो संचार माध्यम, जो तकनीक के नए माध्यम उपलब्ध हुए हैं, उनका हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। एक सफल पत्रकार के लिए जो दूसरी सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि आपको अपना संपर्क निरंतर बनाए रखना होगा। निरंतर संपर्क ऐसे कि आप किसी मंत्री के संपर्क में हैं, आप किसी ऑफिसर के संपर्क में हैं, आप किसी राजनेता के संपर्क में हैं, लेकिन अगर आपने उसको फ़ोन कर कहा कि क्या कोई खबर है आपके पास, तो वो कहेगा नहीं, क्योंकि आपसे उसका रिश्ता भरोसे का नहीं है होगा। वो आपको सिर्फ फ़ोन पर ये कहकर कि कोई खबर है आपके पास, वो खबर देने वाला नहीं है। तो अगर आपको अपने उसके साथ रिश्ते को पुख्ता करना हो तो आपको लगातार उसके संपर्क में रहना होगा। बात खबरों से नहीं शुरू करनी होगी, बल्कि उसका समय लीजिए, उसका भरोसा जीतिए। उससे कहिए कि सर, हम आपके साथ चाय पीना चाहते हैं, क्या कोई वक्त आपके पास खाली है?
और जब आप 2, 4, 5, 10 बार उसके पास चाय के पी के जाएंगे तो उसका भरोसा आपके प्रति जगेगा। वो बहुत ऐसी बातें करेगा जो वो हो सकता है कि वो जिस विभाग का मंत्री हो, वो जिस विभाग का प्रमुख सचिव हो, वो जिस पार्टी का राजनेता हो, उसके अलावा भी उसके पास बहुत सारी जानकारी होती है, खबरें होती हैं, वो आपको शेयर करने को तैयार हो जाता है। तो यहीं से आपकी सफलता की कहानी शुरू होती है। आप गए हैं प्रमुख सचिव खेल के पास, लेकिन उसके पास राज्य संपत्ति विभाग की कोई ऐसी खबर है जो आपको हिट दे सकती है, आपको ब्रेकिंग दिला सकती है। तो पहली बात जो ये है कि आपको अपने रिश्तों में निरंतरता बनाए रखनी होगी, संवाद बनाए रखना होगा। वो आपके लिए एक सफलता की सीढ़ी के रूप में आपको सफलता देगी। एक इसी सिलसिले में जो दूसरा मेरा अनुभव है और जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, वो ये है कि जब भी आप किसी व्यक्ति के पास जाएं समाचार के लिए, उससे बात करने के लिए, तो आप कम बोलें, बोलने का मौका उस तरफ से उसको देवें। अगर आप ही उसको ज़्यादा जानकारी देने लगे तो वो खामोश हो जाएगा और वो जो जानकारी है वो अपनी दबा लेगा और उसकी जो जिज्ञासा होगी, उसकी जो लालसा होगी, वो आपसे जानकारी प्राप्त करने की हो जाएगी। लेकिन हमारा काम तो ये है कि अगर हम किसी व्यक्ति के पास गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उस व्यक्ति से निकलाएं। तो हमारे लिए एक जो सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि हम जिस व्यक्ति के पास गए हैं जानकारी उससे निकलावें, ना कि हम अपनी जानकारी उसको देने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास ज़रूर करा दीजिए कि आप जिस विषय पर बात करने के लिए आए हैं उसके आप विशेषज्ञ हैं, आप हवा में बात नहीं करने आए हैं। तो उसको एहसास ज़रूर कराइए कि हम आपसे जिस विषय पर बात करने आए हैं उसमें हम विशेषज्ञता रखते हैं, हम उसकी तह तक जानने की हिम्मत रखते हैं और हमें बहुत सारी जानकारी है। लेकिन आप उसको शेयर कम करिए, उससे आप शेयर ज़्यादा करवाइए। जब आप खबर लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर आपने हेडिंग से शुरुआत करी है, आपने हेडिंग लिखी है, तो ये इस बात का आभास होता है कि आप खबर को जी चुके हैं, खबर आपके अंदर आ चुकी है। क्योंकि जब आप हेडिंग करते, लिखना से खबर की शुरुआत करते हैं, तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि खबर हम जब भी शुरुआत करें तो उसकी हेडिंग से शुरुआत करें। जब आप हेडिंग से शुरुआत कर चुके होते हैं तो आप खबरों के इधर से उधर बहकने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, आप तथ्यों पर रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई रिपोर्टर्स की कॉपी हमारे पास आती हैं कि वो कहना कुछ और चाहते हैं, हेडिंग किसी और विषय पर होती है, लेकिन उसकी बॉडी में मैटर कुछ और विषय पर हो जाता है और एक अच्छी खबर छपने से पहले ही किल हो जाती है, वो डेस्क की डस्टबिन में डाल दी जाती है। तो आप अगर अपने खबर की शुरुआत इससे करें कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो आप ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। हेडिंग की बात चली तो हेडिंग आकर्षक होनी चाहिए, लेकिन आकर्षक का मतलब ये नहीं कि आजकल साइटों पर जिस तरीके से बाजारू हेडिंग चलती है ना, वो हेडिंग नहीं। आकर्षक का मतलब वो आपकी खबर को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। क्योंकि अब जैसे कि आज जिन लोगों ने भी नवभारत टाइम्स पढ़ा होगा, उसका एंकर आया, उसमें लिखा हुआ था कि ऐशबाग कब्रिस्तान में अब होंगी 3 कैटेगरी की कब्रें। ऐसा हुआ कि लखनऊ का ऐशबाग है जो मुसलमानों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, उसमें कब्रों के अलग अलग रेट तय कर दिए गए हैं। यानी कि जो 1400 रुपये देकर बिल्कुल गेट के पास जिसका दफनाया जाएगा, जाहिर तौर पे माना जाएगा कि ये अमीर घर का है, और जो 600 रुपये में सबसे किनारे जहाँ पर 2 किलोमीटर अंदर चलना पड़ेगा वो गरीब है। तो हेडिंग का बदलाव इस तरीके से होना चाहिए। कहा जाता है, हमने भी जब पत्रकारिता शुरू करी थी, हमारे भी जो अग्रज थे, जो वरिष्ठ थे, उन्होंने हमको सिखाया था, उन्होंने हमसे कहा था कि ये जो हेडिंग होती है वो शोरूम की मानिंद होती है। जैसे कि बड़े बड़े शोरूम होते हैं, ये शोरूम की मानिंद होती है।
हम उसमें देखते हैं कि भाई इसमें क्या है, हम उससे आकर्षित होकर ही दुकान के अंदर जाते हैं। और अगर वो शोरूम बहुत आकर्षित नहीं होता है बाहर वाला, तो हम उस दुकान में अंदर नहीं जाते हैं। तो पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमारा जो शोरूम है यानी हेडिंग है वो आकर्षक हो, और दूसरा ये कि हो सकता है कि शोरूम जो है वो आकर्षक हो, लेकिन अंदर हमको माल अच्छा ना मिले तो हम बहुत निराश होकर लौटेंगे और अगली बार उस शोरूम में दाखिल होने की कोई अपना सोच नहीं करेंगे। हो सकता है कि फिर आपका आपके लोग जहन में आप लोग आपका नाम याद रख लें कि भाई ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, इनकी खबरों में तो कोई दम नहीं होता है, वो आपका नाम देख के ही आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको ये विश्वसनीयता पैदा करनी होगी, आपको पाठकों के बीच में ये विश्वसनीयता पैदा करनी होगी कि हम जो खबर लिखेंगे, मिस्टर एक्स जो खबर लिखेंगे या मिस्टर वाई जो खबर लिखेंगे, वो पठनीय होगी और उसमें हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब तो बहुत सारे संचार के माध्यम हो गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिल सकता है। एक छोटी सी खबर आती है, आप उसमें उसकी तह में जा सकते हैं, आपके पास फैक्ट फिगर सब कुछ हो सकते हैं। तकनीकों का हमारे पास इतना ज़्यादा जंजाल हमारे इर्द गिर्द हो गया है। आप जो खबर लिख रहे होते हैं वो दिन में टीवी पर चल रही होती है, सोशल मीडिया पर चल रही होती है। सवाल ये होता है कि हमारी इस खबर को लोग अगले दिन क्यों पढ़ना चाहेंगे या क्यों सुनना चाहेंगे। जिस वक्त अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हैं तो आपकी खबर जब तक चलेगी तब तक वो सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट चल रही होगी। ऐसे बीच में आपको क्या करना है, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको उस खबर के पीछे जाना होगा। आपको ये बताना होगा कि जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चल रहा होगा, वो मौजूदा खबर चल रही होगी कि ये खबर ये हुआ है। लेकिन अगर आपको अपनी खबर अगले दिन अखबार में पढ़ानी है तो आपको ये तथ्य खोज के लाने होंगे कि इस खबर के पीछे क्या है और अब इस खबर के आगे क्या होने वाला है। तब आप पठनीय रहेंगे, तब आप प्रासंगिक रहेंगे। तो आपको ये बात भी नोट कर लेनी होगी कि जो भी आप खबर लिखें उसके पीछे क्या है वो कहानी ज़रूर लिखें, और आगे क्या होने वाला है वो कहानी ज़रूर लिखें। दूसरी बात यह है कि आप सरकारी भाषा का बहुत प्रयोग ना करें। हम तो देखते हैं कि नए बच्चे आते हैं, उनकी कापियां आती हैं, वो सरकारी भाषा, सरकारी प्रेस नोटों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। तो यह याद रखिए, पाठक सरकारी भाषा में अखबार नहीं पढ़ना चाहता है, सरकारी भाषा में आपकी खबरें नहीं सुनना चाहता है। वो उन खबरों को सुनना चाहता है, वो उन खबरों को पढ़ना चाहता है जो आम बोलचाल की भाषा में हम और आप घर में बोलते हैं। तो कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आम बोलचाल की भाषा में शब्दों का, आम बोलचाल के शब्दों को इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आप रीडर से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएंगे। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। और वाक्य हमेशा आपको छोटे छोटे बनाने चाहिए। बहुत बड़े बड़े वाक्य आप जब बनाओगे तब आपकी कॉपी बोझिल हो जाएगी, वह पाठक की समझ में नहीं आएगी। तो आप अपनी कामयाबी का एक रास्ता, आपके लिए कामयाबी की एक सीढ़ी आपके लिए ये भी है कि आप अपनी कॉपी को बहुत सरल शब्दों में, बहुत छोटे छोटे वाक्यों में लिखें जो पाठकों के दिल में उतर जाए। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर ज़रूर जाइए। आपके पास बहुत सारे साधन हैं। आप अभी गूगल करोगे, किसी भी खबर को आप लिखने जा रहे हो, ज़रूर आपको हद से ज़्यादा देश की ही नहीं विदेशों के उस विषय पर जानकारी मिल जाएगी। आप करोगे तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल की साइट पर जाओगे, आपको उस पर सामग्री मिल जाएगी, लेकिन वो सामग्री आपको डेस्क का रिपोर्टर बना देगी। आपको फील्ड में ज़रूर जाना होगा, क्योंकि जब आप फील्ड में जाओगे तब आपको नए अनुभव मिलेंगे, उस खबर की सच्चाइयों से आप वाकिफ़ होंगे और आपके लिए कामयाबी के नए दरवाजे भी खुलेंगे। और जब आप फील्ड में जाएं तो एक बात का और भी ख्याल रखें, जो मैं करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे आने वाले साथी, हमारे जो नई पीढ़ी है, उसका भी इस्तेमाल करें। जहां पर भी आप जाएं, जिन भी लोगों से आप मिलें, उनके फ़ोन नंबर आप ज़रूर लें। उससे क्या होगा?
उससे आपका संपर्क बना रहेगा। आप अगर आज लखीमपुर गए हैं, किसी घटना को कवर करने के लिए गए हैं और लखीमपुर में मिले 4 लोगों के नंबर आपके पास सेव है, हो सकता है कि लखीमपुर में कोई ऐसी घटना घटी हो जो अभी तक के किसी भी माध्यम से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे ना आई हो, और हो सकता है कि वो बंदा आपको वो सूचना दे दे और आपके लिए एक बड़ी खबर आपके हाथ में आ जाए। हम तो नेशनल पॉलिटिकल एडिटर के रूप में अलग अलग राज्यों में जब भी मुझे जाने का मौका मिला है चुनाव के संबंध में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो हम वहाँ गए हैं। हमारे पास हमने एक फ़ोन डायरी तैयार कर रखी है कि हमें तमिलनाडु में कौन शख्स मिला था, तमिलनाडु में उस बंदे का क्या नाम था, वो किस बात की जानकारी रखता था। और आज अगर हमें तमिलनाडु की कोई खबर लिखनी होती है दिल्ली से बैठकर, तो हम उस व्यक्ति को फ़ोन करके पूछ लेते हैं, वो ग्राउंड पर होता है, हमको दोबारा जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप हर समय दौरे नहीं कर सकते हैं। तो आपकी भी ये कोशिश होनी चाहिए, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाएं और वहाँ पर जो भी बंदे आपको मिले, जिनसे भी आपका संवाद हो, उनके फ़ोन नंबर, उनके नाम आपकी डायरी में दर्ज होने चाहिए। और बीच बीच में अगर मौका मिले, तकनीक का इतना ज़माना है, व्हाट्सएप पे आप उनको मैसेज कर दीजिए, मोबाइल पर उनसे आप बातिया लीजिए, वो आपके रिश्ते जिंदा रहेंगे। और जब पत्रकार की सबसे बड़ी पूंजी, जो हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि आपका दायरा जितना बड़ा होगा उतने सफल पत्रकार आप होंगे। एक बात और जो मैं कहना चाहूँगा कि आपकी खबर में कोई तथ्य गलत नहीं होना चाहिए। आप फैक्ट और फिगर पर बहुत मजबूती के साथ काम करिए, क्योंकि आपको लग सकता है कि हमारी ये खबर है, ठीक है, हमने 2 साल पहले लिखा, अब हम इस खबर को कौन याद रखे होगा, आप फिर कुछ लिखते हैं। लेकिन एक पाठक के रूप में, एक पाठक अखबार को बिल्कुल गीता और कुरान की तरह से सुरक्षित रखता है, उसके महत्व को समझता है, उसको लगता है कि अखबार में जो छपा है वो बिल्कुल सच छपा होगा। तो जब आप फैक्ट और फिगर में आपकी खबरों में अंतर होता है, तो वो आपकी विश्वसनीयता पर सवाल होता है। तमाम खबरों के खंडन हमारे पास आते हैं, जिसमें पाठक भेजते हैं पुराने खबरों का कि देखिए आपके ही अखबार में इस विषय पर यह खबर छपी थी, उसमें आपने ये तथ्य दिए थे, आपके इस रिपोर्टर ने ये खबर दी है, इसमें ये तथ्य छपे हैं, अब आप बताइए हम क्या करें, हम किसको सही माने। उस वक्त हमारे पास शर्मिंदगी के अलावा और कोई चारा नहीं होता है, उसके साथ माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। हम स्पष्टीकरण दे सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने 5 साल पहले उस विषय पर वो खबर पढ़ी होगी, 5 साल बाद ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा स्पष्टीकरण उन लोगों तक जाए। तो आपकी साख तो प्रभावित हुई ही है, आपने उन लोगों के साथ भी विश्वासघात किया है जिनको हम गलत सूचना दी है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपनी खबर लिखते हुए फैक्ट और फिगर पर मजबूती के साथ डटे रहें। जब मैंने पत्रकारिता शुरुआत की थी, मुझे मेरे वरिष्ठ ने बहुत समझाया था, और पत्रकारिता का जो गुण मतलब एक सूत्र दिया था, वो मुझे आज भी याद है, और मैं उस सूत्र को आपके बीच साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि जब आप पत्रकार के रूप में आपको कोई पहली सूचना दे, तो डोंट बिलीव इट, उस पर आप भरोसा ना करें, बट डोंट लीव इट, लेकिन उसका पीछा भी ना छोड़ें। तो आपको जब भी कोई खबर मिले, आप ये नहीं कि हाँ उसने बताया कि ऐसा हो गया और हमने कब लैपटॉप खोला और हमने खबरों को लिखना शुरू कर दिया, नहीं। लेकिन हमने ये भी नहीं कर सकते कि अरे ये तो फर्जी ही खबर देता रहता था, अरे ये तो ऐसे ही करता रहता था, इसकी बात का क्या भरोसा। लेकिन आप उस व्यक्ति की खबर पर काम करिए, और मुझे लगता है कि वो एक दिन कोई ना कोई खबर ऐसे आपके पास आएगी। बस इतनी ही बातें जो बहुत छोटी छोटी थी हमने आपके साथ साझा की हैं, ये कामयाबी की मंजिल तक आपको ले जा सकती हैं। हमने इन्हीं सूत्रों के ज़रिए ये सफ़र 94 से लेकर 22 तक के अलग अलग पदों पर तय किया है। हमारे जो वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं, वो जो हमारे युवा बैठे हैं, हमारे छोटे भाई के रूप में बैठे हैं, हम उनकी कामयाबी की प्रार्थना करते हैं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय नदीम जी। एक पक्ष छूट गया, आपने शुरुआत करी कि अगर किसी प्रमुख सचिव से या किसी अधिकारी से खबर ब्रेक करनी है तो उससे संबंध बनाना पड़ेगा।
उससे चाय पीनी पड़ेगी, उसके पास बैठना पड़ेगा, 10 बार प्रयास करना पड़ेगा। हमारे सारे पदाधिकारियों का एक पक्ष जो छूट गया कि आप जैसे राज्य संपादक, स्थानीय संपादक, इनको कैसे ब्रेक करें। जब हम खबर लिखें तो वो छपे कैसे, है सबका ये प्रश्न, हाथ उठाइए। देखिए, हमने आपको जो अपने भाषण के बीच में कहा था कि आपको खबर इस रूप में भेजनी पड़ेगी कि जब वो संपादक की डेस्क पर जाए तो संपादक को लगे कि अगर ये नहीं आज हमने इसको कैरी किया तो कल ये हमारी मिसिंग मान ली जाएगी। तो आप उस खबर को इस रूप में प्रस्तुत करें कि एडिटर ये बाध्य हो जाए कि इस खबर को हमको कैरी करना है। अगर आप हेडिंग लगाकर भेज देंगे कि विद्या भारती पूर्वी में आज प्रशिक्षण संपन्न, तो हो सकता है उसको लगे हाँ प्रशिक्षण होता है, वो लिख के दे दे, संक्षेप में ले लेना। लेकिन अगर आज आपके इस बीच में जितने भी वक्ता आए हैं उनका जो निचोड़ हो, उस निचोड़ पर आप अपनी कॉपी तैयार करें और उस निचोड़ की कॉपी, उस शीर्षक के साथ की कॉपी जब संपादक की मेज़ पर पहुंचेगी तो संपादक ये ज़रूर कहेगा कि यार इसमें तो अच्छे वक्ता थे, देखो ये अच्छी बात कही है, तो ज़रा से इसको अच्छा डिस्प्ले भी दे देना। शुक्रिया। क्योंकि ये प्रशिक्षण सत्र है, जो महानुभाव अपने अपने क्षेत्रों के विशिष्ट लोग हमारे बीच आए हैं, उनके आशय ये था कि एक पत्रकार कैसा होना चाहिए। आप सभी लोग अध्यापक, प्रधानाचार्य और अन्य पदों पर होते हुए भी बेसिकली अपने संस्थान के लिए काम तो पत्रकार का ही करते हैं। तो आपको कबीरदास जी का एक दोहा है कि सार सार को राख के थोथा दे उड़ाए। तो नदीम जी भाई साहब की जो बातें, जैसे सरकार पढ़ सकती है ज़रूरत, मान लीजिए हम अपने किसी अमुक विद्यालय के लिए ये चाह रहे हैं कि हमारे विद्यालय में पेयजल का संकट है, तो उसको हम अधिकारी से भी हमें मिलना पड़ेगा, हमें जो है वो उससे बड़े अधिकारी के पास भी जाना पड़ सकता है, या हो सकता है कि वो राज्य स्तर का मामला हो, वहाँ तक आप लोगों को प्रयास करना पड़े। तो नदीम जी भाई साहब के कहे हुई बातों को आप लोग अपने तरह से लीजिए, क्योंकि आप लोग अपने अपने प्रांत के, अपने अपने संकुल के, अपने अपने विद्यालय के जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आपको वो दायित्व मिला है जो एक पत्रकार की तरह मिलता जुलता हुआ है। अब इस विषय में आप लोगों को नदीम भाई साहब से जो प्रश्न करना हो वो आप कर सकते हैं। आज बड़ी मुश्किल से हम लोगों के बीच में फंसे हैं, तो उसका लाभ पूरा उठाया जाए। जैसा कि मंच से अनुमति मिली है, मेरा एक क्वेश्चन है। कहते हैं गंगा नदी तो पार कर लिए, एक छोटे से पिट्स में रह गए, गड्ढे में फंस गए। भाई साहब ने पूरा बताया तो, लेकिन लास्ट में एक सेंटेंस बोल दिए, इफ़ यू वांट टू मेक अ मीडिया चीफ, पत्रकार के रूप में आप अगर अपने को उभारना चाहते हैं तो उसमें लेना क्या है। इन्होंने कहा डोंट वी रीड। डोंट वी रीड इस सेंटेंस को एक सस्पेक्टफुल कंडीशन में हम ले रहे हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा उस न्यूज़ का, या वो उसका लर्निंग स्किल्स क्या होगा, हम इस बात को थोड़ा सा आपसे 1 मिनट के लिए जानना चाहते हैं कि आपने कहा डोंट वी रीड। अब डोंट वी रीड के आगे नहीं, डोंट रीड नहीं कहा, डोंट बिलीव इट। डोंट बिलीव बोले। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि लखीमपुर में जहरीली शराब से 50 लोग मर गए, आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन डोंट बिलीव इट कि हमने कंप्यूटर खोला और हमने ट्वीट कर दिया कि लखीमपुर में 50 लोग मर गए, लेकिन डोंट लीव इट, ये मत हाँ उसको छोड़ो मत। आप फिर अपने लखीमपुर में संपर्क साधो कि भैया क्या ऐसी कोई घटना हुई है कि नहीं हुई है, हो सकता है सच हुई हो। सर आपने कहा डोंट लीव इट, तो डोंट लीव इट में ऑब्जेक्टिव आपका ये आ गया या कि लर्निंग स्किल से आ गया? किससे शुरू करेंगे ये न्यूज़? हम नहीं, हम आपकी बात नहीं, हम न्यूज़ देना चाहते हैं। आप संवाददाता हैं,
जी ठीक है। आपके पास एक बंदे ने फ़ोन किया जी। कि लखीमपुर खीरी में जहरीली शराब से 50 लोग मर गए हैं। जी तो संवाददाता के रूप में आपका कर्तव्य ये होना चाहिए कि आंख बंद करके उस पर आप भरोसा नहीं करें, मतलब डोंट बिलीव इट, लेकिन डोंट लीव इट, उसको छोड़े भी नहीं कि अरे यार ये आदमी तो रोज़ बकवास करता है, ऐसे ही हमको रोज़ खबरें भेजता रहता है, तमाम लोग भेजते हैं, रोज़ सवेरे भेजते हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आप ये बंदा झूठा है, ये रोज़ ऐसे गलत सूचना देता है। आप उस खबर के पीछे लगिए। धन्यवाद। आइए। आदरणीय नदीम जी भाई साहब से मेरा आग्रह है कि हमारी हेडिंग कैसे आकर्षक हो और इंट्रो हमारा कैसा हो। जैसे अभी ये वर्क चल रहा है तो इससे कितने शब्दों का हमारा इंट्रो होना चाहिए, और कब, ये तो विषय आ गया कि कब क्यों कहाँ कैसे, वो तो खबरों में आता ही है क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इंट्रो हमारा कैसा होना चाहिए, ये निवेदन करना चाह रहा था। इंट्रो बहुत छोटा छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा इंट्रो आप एक ही लाइन एक ही वाक्य में पूरा हो जाए। बहुत छोटे छोटे शब्दों में आपका इंट्रो होना चाहिए और तो ही लोग उसको समझ पाएंगे। अगर आपने पूरा 50 शब्द एक ही वाक्य में बना दिए तब वहाँ मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और हेडिंग आपकी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो पूरी खबर का आईना हो, जो पूरी खबर के को आपको रीडर के सामने, पाठक के सामने रख सके। अपना नाम और परिचय देते हैं। भाई साहब, मैं जितेंद्र पांडे हलचल, प्रांत अवध प्रांत का सोशल मीडिया प्रभारी हूँ और केंद्र हमारा गोंडा है। जी शुक्रिया। परिचय देके मैं सुशील त्रिपाठी, लखनऊ के संकुल प्रमुख के नाते, बस अब जो खबर छोटी बड़ी अच्छी बुरी जो भी रहती है वो हम लोग लिखते हैं और प्रयास करते हैं कि आपके ऑफिस तक पहुंच जाए। मुश्किल जो होती है वो इवन आपके ऑफिस में भी एक गार्ड खड़ा है, यहीं रख दीजिए, इसी में डाल दीजिए और जाइए, संपर्क कहाँ करें। देखिए वो तो किसी भी कार्यालय की व्यवस्था होती है तो उसमें तो करना होगा, लेकिन आपको ये पता हो करना चाहिए कि आपका ये विभाग है, ये कौन संवाददाता देखता है। तो हमने संपर्क वाली जो बात कही ना, उसका नंबर आपके पास होना चाहिए और आप उसको तुरंत मैसेज कर दें कि हमने आपके दफ्तर में ये खबर भेजी है, वो कलेक्ट कर लेगा। और जब हमने कहा ना, जब आपका निरंतर संवाद होता है ना, तब तो फिर आप वो ढूंढवा ही लेगा है कि अरे तिवारी जी का फ़ोन आया था यार, उनकी खबर कहाँ है यार, उसको कहीं लगवा ही दो। और वो तो ऑफिस की व्यवस्था होती है, क्योंकि शाम के समय इतने लोगों के अंदर आते, ऑफिस में सब प्रेस नोट वाले होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल होती है। वो तो कार्यालय सुरक्षा की दृष्टि से अनुमति नहीं देता है। और अब तो कार्यालय मतलब मल्टी स्टोरी में होते हैं, वो तो अपनी सुरक्षा, मतलब एक ही ऑफिस में ही कई कई लोगों के दफ्तर होते हैं, तो इसलिए और ज़्यादा मुश्किल होती है। दूसरी समस्या आती है कि संपर्क बनाया, बड़ा अच्छा रिलेशन बनाया, 2 महीने बाद गए, पता लगा कि विभाग ही बदल गया या ही बदल गया। अब यहाँ लखनऊ में तो अलग अलग एडिटर हैं, एजुकेशन कोई देख रहा है, क्राइम कोई देख रहा है, राजनीति कोई देख रहा है। यहाँ छोटा ज़िला तो है नहीं, यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो विद्यालय की खबर सामान्य रूप से हम लोग पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो महीने भर बाद गए तो कुछ नहीं है, वहाँ तो बदल गया, ये नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ एरिया वाइज भी है कि अलीगंज कोई और देख रहा है, निराल नगर कोई और देख रहा है, वहाँ जानकीपुरम कोई और देख रहा है। ये सब भी बड़ी समस्याएं आती हैं जो यहाँ की दिक्कतें हैं। तो थोड़ा बहुत अगर संपर्क हम लोगों को पहुँच जाए, मिल जाए या तो ठीक रहेगा। ठीक है, अब इसके आपकी ये समस्या है, इसका हम कुछ समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। अन्य कोई? मंच सद्य प्रणाम। मेरा नाम अंकित कुमार गुप्ता, गोरक्ष प्रांत प्रचार प्रमुख। अच्छा, एक तो पहला चीज़ ये था कि इंट्रो से रिलेटेड तो आदरणीय हलचल भाई साहब ने पूछ ही लिया। कुछ खबर ऐसी भी है, पहली चीज़, कई मेरे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं। पहला चीज़ कि जो पर्यावरण से संबंधित खबर है और वो खबर पूरे जनपद में होता है और बड़े बड़े अधिकारी से लेकर छोटे वर्ग के लोग भी इसको खबर बनाते हैं, हमारी खबर उसमें कैसे छपे। दूसरा,
कभी कभी ऐसा होता है, आपने इस पर चर्चा भी किया, बहुत अच्छे से समझाया कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि सुबह कोई एक्सीडेंट हुआ, दोपहर तक किसी ने धरना दिया, शाम के 3 बजे तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक उसको आश्वासन भी मिला और वो खबर रुक गई। सुबह तक वो पेपर में कैसे छपे, क्या क्लू मिले कि जो आपकी खबर को लोग पढ़े? आपने थोड़ा सा बताया, मैं इस पर और जानना चाहता हूँ। देखिए, जब आपकी खबर जहाँ पर अंतिम है ना, आपको वहाँ से खबर उठानी पड़ेगी। अगर मुख्यमंत्री जी ने उस घटना को लेकर जो फैसला लिया है, जब आप उसकी सूचना देंगे तो फिर आपको वो संदर्भ तो बताना ही पड़ेगा ना कि किस संदर्भ में उन्होंने ये फैसला लिया है। कि आज गोंडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में इस मार्ग दुर्घटना में जो लोग घायल हुए उनके परिवारीजनों को इतने लाख रुपए की सहायता दी है। आज दोपहर में एक मार्ग दुर्घटना में इतने लोग घायल हुए थे, जिसके बाद ये प्रदर्शन हुआ था और जिसके बाद जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री से संपर्क साधा था। यानी कि अब आप उसमें वो नहीं कर सकते हैं कि जो सवेरे वाली घटना है आप उसको नहीं करेंगे, जो अंतिम है, जो जिस पर रिएक्शन है, जो ऐलान है, आप वहाँ से उठाएंगे और उसमें आप उसको जोड़ेंगे कि किस संदर्भ में उन्होंने करा है। एक छोटा सा और है अपने बीच में, एक छोटा सा, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और दोपहर तक पता चला कि वो मीडिया के माध्यम से होता है कि इस खबर को मत छापना और बड़ी बदनामी होगी, और वो आपस में ही सुलह हो जाता है। इस पर थोड़ा सा मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या ये दब जाता है खबर कभी कभी? सुलह हो जाती मतलब समझे नहीं। कभी कोई एक्सीडेंट हुआ किसी से, कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा पदाधिकारी रहा, और या कोई स्कूल का ही मैनेजमेंट, कोई एकल विद्यालय है, और उसने कहा कि खबर ना छपे नहीं तो विद्यालय की थोड़ी बदनामी होती है, बस का एक्सीडेंट हो गया। अगर FIR है तब तो आपकी खबर को दबने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन FIR ही हो गई और FIR नहीं हुई, मतलब समझौता हो गया, FIR नहीं हुई। हम जानते हुए भी उस खबर को इसलिए नहीं छाप सकते हैं क्योंकि अगला बंदा उस रिपोर्ट करने को तैयार है कि ये नहीं है। अभी 2 दिन पहले की ही घटना है, लखनऊ की ही घटना है। ऐसी एक खबर छपी कि मेडिकल कॉलेज या सिविल में कहीं पर पैसों के लेकर झगड़ा हुआ मरीज़ में, और उसमें रिपोर्ट किसी ने नहीं किया। शाम तक वो बंदा और बंदी जो थे वो रो रहे थे, लेकिन अगले दिन खबर छपने पर डॉक्टर उनको लेकर आए और ये कहने लगे कि नहीं साहब आप पूछ लीजिए, इनसे तो हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, और वो भी ये कह रहे थे कि नहीं वो तो हो गया था। तो लेकिन अगर ये कहीं ऑन पेपर रिकॉर्ड होता ना, तब हम उसको कह सकते थे कि नहीं तुमने ये शिकायत करी थी, तुम्हारी यहाँ पर ये शिकायत थी। तो ऐसे स्थितियों में तो हमारे पास भी मजबूरी होती है ना, अगर FIR दर्ज है कहीं पर लिखा पढ़ी पर है तो दबनी नहीं चाहिए, और ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन नहीं है और हमने देखा है, हमें मालूम है कि ये बंदा मुकर जाएगा। जी, वो पर्यावरण से संबंधित जो मैंने नहीं, जो पर्यावरण से संबंधित जो था कि ये कैसे हमारी पर्यावरण से संबंधित हमारी खबर कैसे लगी, छोटा सा। देखिए, खबर अपने आप जगह बनाती है। भाई एक आध प्रश्न पूछे नरेंद्र सिंह जी, भाई साहब कह रहे हैं परीक्षा मत लीजिए। प्रश्नावली छोड़ो, एक प्रश्न आप पूछिए। सभी को प्रणाम। अपने विद्यालय की सार्थक खबरों को समाज तक पहुंचाना, तो मुख्य काम यह है कि विद्यालय की और विद्या भारती की, जिस पर हम लोग पूरी टीम काम कर रही है, उन बिंदुओं पर हमको प्रश्न करना था। मेरे मन में प्रश्न था कि हमको अपने विद्यालय की अच्छी खबरों के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो बड़े मीडिया हाउस हैं उन पर स्थान प्राप्त हो। हम लोग भाई साहब कार्य भी करते हैं इस संबंध में और अच्छा स्थान भी मिलता है, लेकिन वो प्रभावी कैसे हो, ये थोड़ा आप मार्गदर्शन आपने किया, थोड़ा और इसको फिर से मार्गदर्शित कर देंगे तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ मेरी तरफ से आप सबसे आग्रह है कि अभी जैसे आचार्य जी ने पूछा, हमको बाहर की समाज की खबरों पर बहुत ज़्यादा नहीं चर्चा करना है। हम तो एक विशेष संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, तो उस संस्थान की चीज़ों को कैसे समाज में पहुंचाएंगे, ये हमारा इंटेंशन है। तो शायद मैं है ना, तो बाकी के लिए तो मीडिया हाउस है, पत्रकार हैं, वो समाज की खबरें छापेंगे। हमको अपने संस्थान और अपने विचारधारा की खबरों को समाज तक ले जाना, ये मुख्य विषय है। इस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे सभी लोग, तो सभी संकुलों में और सभी प्रांतों में इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। थोड़ा भाई साहब इसका जो बता दें आप कि हम लोग अपनी खबरों को कैसे दें ताकि ज़्यादा अप्रोच मिले। देखिए, आपको हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि एक अखबार के संपादक का
खुद का ये कोशिश होती है कि एक वो बड़े समूह के साथ जुड़े। तो हम लोग तो जब खबरों का चयन करते हैं तो ये खुद देखते हैं कि ये खबर किस संस्थान या किस संस्था से जुड़ी हुई है और इसकी रीच कितनी होगी। तो हमें तो आप लोगों की खबरों छापने में खुद उत्सुकता रहती है, क्योंकि हम अगर खबर छापेंगे तो हमें मालूम है कि वो कितने लोगों तक पहुंचेगी, और जब वो खबर कितने लोगों तक पहुंचेगी तो ज़रूर उससे हमारे अखबार का भी नाम जाएगा कि ये नवभारत टाइम्स में छपी है। तो हमारे एक संपादक के रूप में तो हमारी कोशिश दिल्ली से लेकर लखनऊ तक यही रही है कि एक प्रभावी जो भी समूह हैं हम उनकी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा स्थान दें। इसी में एक प्रश्न ये भी है कि जब भी हम कभी भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, हम प्रेस नोट देते हैं, कितने शब्दों का प्रेस नोट ज़्यादा प्रभावी रहेगा? सवाल शब्दों का नहीं है, सवाल है कि आप जो जानकारी दे रहे हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। श्रद्धेय मंच, एक अपना अनुभव भी बताना चाहेंगे और साथ में आपसे आग्रह भी करेंगे और एक विनम्र निवेदन भी करेंगे कि अन्यथा नहीं लेंगे उसको। परिचय दे दीजिए। श्रवण कुमार अवस्थी, प्रचार प्रमुख, जिला सीतापुर। एक प्रेस में जाना हुआ विद्यालय की न्यूज़ लेकर के। आप प्रश्न पूछ रहे हो, अनुभव जी सुना रहे हो। जी, सीधे ये प्रश्न का सत्र है भाई साहब, अनुभव का नहीं है। नहीं, प्रश्न नहीं है। नहीं, क्लियर, ये प्रश्न का सत्र है। प्रश्न है सर, अनुभव नहीं। नहीं, प्रश्न केवल सीधे प्रश्न पूछिए। प्रश्न पे आगे। जी सर, प्रश्न की पूछने की कला होती है। मैंने उन्होंने सीधे मुझसे जब मैंने अपनी न्यूज़ दी तो उन्होंने कहा कि आपका विद्यालय क्योंकि प्रोफेशनल है तो हम न्यूज़ आपकी क्यों लगाएं इस प्रकार से। तो क्या हमें कुछ ये तो आपका समाज में विज्ञापन हो रहा है, इस न्यूज़ से हमारा क्या फ़ायदा इससे? ये प्रश्न आता कई जगह। हम आपकी न्यूज़ क्यों लगाएं, इससे तो आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, आपको समाज में आपकी न्यूज़ जारी, हमें क्या फ़ायदा? क्या कुछ इस तरह का होता है कि? भाई मेरा तो ऐसा कोई अनुभव नहीं है। अगर नवभारत टाइम्स के किसी संपाददाता ने आपसे ऐसा करा हो तो आप उसको मुझे जानकारी ज़रूर दें, क्योंकि हमारे यहाँ तो इसका डिपार्टमेंट ही अलग है। जो संवाददाता है वो विज्ञापन काम नहीं देखता है और जो विज्ञापन वाला है वो संवाददाता नहीं होता है। लेकिन अगर आपको हमारे अखबार से, अब किसने क्या मांगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन हमारे अखबार से अगर ऐसा है तो आप हमको उसकी जानकारी ज़रूर दें। त्रिपुरारी शरण पांडे, गोरखपुर से। सामान्यतः हम लोगों के भेजे हुआ न्यूज समाचार पत्रों में स्थान पाते हैं, लेकिन 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, शिक्षक दिवस ऐसे अवसर जब समाज में उस दिन अधिकाधिक कार्यक्रम होते हैं तो जब हम न्यूज़ भेजते हैं उन तिथियों पे तो सामान्यतः हमारी विद्यालय का न्यूज़ दब जाता है या एक लाइन में आता है कि सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस सम्मान मनाया गया, गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो ऐसे में हम अपने समाचारों में 3 लाइन 4 लाइन, एक पैराग्राफ, एक बीट या हम अपने प्राचार्य जी का फोटो या अपने मुख्य अतिथि का फोटो कैसे प्राप्त कर सके, इस पे कोई अगर आप सुझाव दे सके या मार्गदर्शन कर सके तो हम सबके ये पाथ्य होगा। देखिए, ये उस दिन के लिए अखबार में ये होता है कि उस दिन क्या खबरें महत्वपूर्ण हैं उस दिन के हिसाब से तय होता है, पहले से कुछ भी नहीं तय होता है। उस दिन अखबार में कितनी जगह है और वो किस और उस दिन कौन कौन सी खबरें महत्वपूर्ण हैं उसके आधार पर खबरों का प्रस्तुतिकरण तय होता है। ये पहले से नहीं तय हो सकता है कि इस खबर को हम इतना बढ़ा देंगे। हो सकता है कि कोई घटना उस दिन सबसे बड़ी हो गई हो और जो खबर उस दिन की लीड बन रही हो वो छोटे से कॉलम में चली जाए। प्रधानमंत्री आने वाले होते तो सांसद की खबर नहीं छपती है, प्रधानमंत्री की छपती है। समाचार पत्रों की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं। किसी भी समाचार पत्र को चलाने के लिए एक विज्ञापन एक बड़ा माध्यम होता है। एक समाचार पत्र जो आपके हाथ में छप के आता है वो 45 से 50 रुपए का होता है, जिसको आप 4 से 5 रुपए में ख़रीदते हैं। उसके प्रकाशन में 45 से 50 रुपए की लागत आती है। उसकी प्रतिपूर्ति विज्ञापन माध्यमों से होती है। तो अगर विज्ञापन 15 अगस्त 2 अक्टूबर जो तिथियां आचार्य जी ने बताई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं किसी भी समाचार पत्र के लिए। उस दिन खबरें अगर हमें एक लाइन भी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, एक लाइन हम रिकॉग्नाइज हुए। और अगर हमारे यहाँ कोई, जैसे हमने खबर भेजी उस दिन
अमुक मान लिया गोरखपुर की एक अमुक खबर भेजी गई, उस दिन गोरखपुर में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने कोई बड़ी घोषणा कर दी, तो उसका कर्टन रेजर भी पहले दिन जाएगा, उसके बाद वो खबर भी लंबी होगी और उसका विस्तार भी अन्य पेजों पर होगा, तो उस दिन खबरों का छपना मुश्किल हो सकता है। लेकिन आम दिनों में जैसा लखनऊ से हम लोग महसूस करते हैं, नरेंद्र जी भाई साहब हैं, सौरभ जी भाई साहब हैं, अखबार, क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े गैर सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, 40 लाख छात्रों के साथ, 1.25 लाख अध्यापकों के साथ, तो हमारे साथ जल्दी कोई वो करता नहीं है। हाँ, सारे अखबार हम लोगों को करीब करीब छापते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे छोटे अखबार जो जिलों से निकलते हैं या मंडल स्तर पर निकलते हैं या 2-4 मंडलों में निकलते हैं, वो अपने संवाददाताओं पे दबाव डालते हैं कि तुम विज्ञापन भी लाओगे और जो है वो खबर भी दोगे। हाँ, अगर मुख्यमंत्री जी होते इस कार्यक्रम में जी, तो नदीम जी की खबर बन गई थी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बत्ती गुल तो इस तरह से है। हम लोग, जैसा नदीम भाई साहब ने कहा, निरंतर संपर्क। जैसे हमारे अभी आचार्य जी सेक्टर क्यू के कह रहे थे कि 2 महीने बाद गए तो बदल गया, वो 2 महीने बीच में आए क्यों? ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे विभागीय स्तर पे। 2 महीने ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने आपके पास खबर नहीं रहेगी तो आप रिपोर्टर को नहीं याद करेंगे? मतलब फ़ोन करके एक नमस्कार भाई साहब कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, इतना पूछ लेने में क्या खर्च होता है? जबकि संघ तो ये कहता लोगों को जोड़िए, अधिक लोगों तक अपना विस्तार कीजिए। जिसकी हम लोग एक ब्रांच हैं, वो एक कहता है अधिक से अधिक लोगों तक जाइए, अधिक से अधिक लोगों तक अपना विस्तार कीजिए और अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। तो अगर हम ये 2 महीने बाद किसी अखबार के दफ्तर में जाता है प्रचार विभाग, तो ये बहुत शर्म का विषय है। हम लोग हर हफ्ते कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इसके बीच में भी मेरे जिम्मे संपर्क है अखबारों का क्योंकि हमारे साथ के लोग आज एडिटर हैं, मेरा सौभाग्य है। कुछ दिन बाद आपके पढ़ाए बच्चे जब संपादक होंगे, आप प्रधानाचार्य होंगे, तो आपको भी ये सौभाग्य मिलेगा। तो निरंतर संपर्क बनाए रखना ही एकमात्र सैद्धांतिक कुंजी है अपनी खबरें छपवाने का। अब नरेंद्र जी भाई साहब आएँ और 2 शब्द हम लोगों को कहें। थोड़ा सा हमको अपनी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। हम पत्रकार तो हैं, लेकिन एक लक्ष्य केंद्रित। हमने पहले कहा कि विद्या भारती का जो नैरेटिव है, विमर्श है, शिक्षा को लेकर के और विभिन्न प्रकार के जो विमर्श, कहीं कोई मॉन्टेसरी, कहीं कुछ अलग अलग नैरेटिव्स इस्टेब्लिश करने के प्रयास समाज जीवन के हर क्षेत्र में होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा है। हमारा विद्या भारती का एक विमर्श तो वो समाज में स्थापित करना, ये हमारे प्रचार विभाग का काम है। अब ये स्पष्ट ही है। दूसरे कई ये खबरों के विषय में आई, तो जैसे हमको इच्छा रहती है कि हमारी खबर छपे, वैसे ही समाचार पत्र को भी इच्छा रहती है कि हमको सब खबरें मिलें, लेकिन खबर हम पहुंचा रहे हैं रात के 8 बजे। थोड़ा सा तो अखबार की सुविधा के अनुसार समय से और खबर पहुंची। जैसे नदीम जी ने कहा कि भाई उसकी आवश्यकता क्या है अखबार की, दूसरे उसकी अगर आपके में वो नहीं है, मतलब तो फिर आपकी खबर क्यों छपेगी? इसलिए खबर में नूतनता क्या है? सुबह घटना हुई, लेकिन शाम की उसमें जो परिवर्तन हुए, सुबह की घटना का शाम तक जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन से आप इंट्रो शुरू करिए, खबर आपकी पूरी छप जाएगी। लेकिन सुबह से लेकर के अगर आप उसको गाथा शुरू करें तो नहीं छापेगा। दूसरा, हम जो विद्या भारती के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहते थे, ये तो अलग हो गया कि हम मीडिया से हमको रहता है कई बार समस्या। एक हमारा भी जो है, हम कुछ अपना, हमारी भूमिका क्या है यह भी बहुत स्पष्ट है। प्रचार विभाग में सबसे बड़ी ये है कि प्रचार कर्मी जो हैं, जो मीडिया कर्मी हैं हमारे स्थान पर,
उनसे हमारा संपर्क कैसा है। संपर्क के लिए क्या है, क्या हमारे प्रचार प्रमुख के पास उस स्थान पर काम करने वाले जितने भी मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो संवाद सूत्र हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो समर्थक हो, चाहे वो विरोधी हो, चाहे वो तटस्थ हो, हम किसी को विरोधी नहीं मानते हैं। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान हमको बड़ा प्रभावित किया कि ये यूक्रेन और रूस के युद्ध के विषय में उन्होंने कहा आपकी भूमिका क्या है। उन्होंने कहा हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम किसी को अपना विरोधी नहीं मानते हैं, इसलिए हम किसी को विरोधी नहीं मानते हैं। तो सारे जो भी पत्रकार हैं, समर्थक हैं, विरोधी हैं, हमारी नमस्ते नहीं भी लेते हैं। क्या हमारे पास सूची है? नहीं है, तो फिर हम अपेक्षा करना कि हमको जो है रिस्पांस नहीं मिलता है। मैं समझता हूँ रिस्पांस के लिए हमारी जो सबसे पहला काम है, हमारे पास हमारे स्थान पर काम करने वाले जितने मीडिया कर्मी हैं उन सब की सूची, उनसे कभी कभी नमस्ते। दूसरा, हमारे जो कार्यक्रम होते हैं विद्या भारती के, तो उनको भी इच्छा रहती है कि भाई हमको निमंत्रण मिलना चाहिए, तो क्या निमंत्रण हम देते हैं। ये प्रचार प्रमुख, बाकी विद्यालय अभिभावकों में कार्यक्रम का हो जाता है, लेकिन वहाँ का जो मीडिया कर्मी उसको भी वरीयता, फिर हम अपने कार्यक्रम में उनके बैठने की क्या कोई विशेष व्यवस्था हमको करना चाहिए। क्यों कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आज सूचना के युग में सूचना का ही संघर्ष है। आज सारे युद्ध जो हैं वो रणभूमि में नहीं हो रहे हैं, मन भूमि में हो रहे हैं। इसलिए ये हमारी तरफ से क्या है, हमारे पास सूची होनी चाहिए, कार्यक्रमों का बराबर निमंत्रण हमारा प्रेस के लोगों को जाना चाहिए, उनकी बैठने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, और तत्पश्चात जो भी है एक सम्मानजनक स्थिति में अगर हमने उनको बुलाया। दूसरे, संवाद लगातार फ़ोन से भी मिलते से भी निकलते हैं। कई बार कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, तो कभी हो सकता है टाइम मैनेजमेंट का भी बड़ा महत्व। हम सब्जी लेने के बीच में पता लगा जागरण के संवाददाता रहते हैं, तो 10 मिनट अगर उनसे नमस्ते कर ली तो सब्जी भी आ जाएगी और नमस्ते भी हो जाएगी। तो जितनी नमस्ते हम लोग संघ के कार्यकर्ता तो कहते थे, संघ का कार्यकर्ता क्या कि उसको 2 चीज़ें अगर आ जाएं, नमस्ते करना और चाय पीना, तो फिर बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी तो सब कर लेता है कार्यकर्ता। तो हमारी नमस्ते जितनी अच्छी होगी, जितना अच्छा होगा, आत्मीयतापूर्ण संबंध ये हमारी तरफ से होना चाहिए। क्योंकि उस प्रकार की पत्रकारिता हम नहीं, हमारी पत्रकारिता एक ध्येयवादी पत्रकारिता। हमें विद्या भारती के विमर्श को, विद्या भारती की जो शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति से ही और इस देश की शिक्षा का समाधान उस प्रकार के युगानुकूल काल परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार के लोग चाहिए, वो हमारी ही भारतीय शिक्षा पद्धति ही दे सकती है। ये विमर्श हमको स्थापित करना है समाज में। इसके लिए मीडिया संपर्क, जिसको कहते हैं मीडिया संपर्क या मीडिया, तो हमारे पास उसकी पूरी जो है सूची से साथ संपर्क। उस संपर्क में केवल प्रचार प्रमुख ही जाएगा ऐसा नहीं, प्रधानाचार्य जी हैं, हमारे प्रबंधक जी हैं, तो सबकी क्षमता, हर प्रबंधक जिसकी जैसी क्षमता आप अनुभव कर सकते हैं। तो हमारे जो प्रबंध तंत्र के लोग हैं, हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं, कभी कभी उन संवाददाताओं से या ब्यूरो है, ब्यूरो प्रमुख हैं, उससे हमारा वहाँ जा कर के मिलना होना चाहिए। मैं उन्नाव गया अभी, तो उन्नाव में योग दिवस पर, तो मैंने बाद में पूछा भाई यहाँ कितने ब्यूरो का, 3 ब्यूरो हैं। हमने कहा चलो अभी आपके पास 1.5 घंटा है। सभी ब्यूरो प्रमुख यहाँ गए, फ़ोन करके गए, समझ लेके सब बड़े प्रसन्न भी हुए। तो अगर हमको लगता है कि मीडिया को भी हमारी आवश्यकता है, इसलिए अपनी तरफ से जो है माने हमारा भी जो है वो होना चाहिए। तो ये मेरा निवेदन था इसमें।